हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे टमाटर की उन्नत खेती। इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की खेती कब और कैसे की जाती है, उन्नतशील किस्में, पौधे से पौधे की दूरी, खाद और उर्वरक दवाइयों की संतुलित मात्रा, 1 एकड़ में यदि आप टमाटर की खेती करेंगे तो लागत, लाभ, मुनाफा के साथ साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल पर जो बीमारी आती हैं, जो डिजीज़ आते हैं, उनकी रोकथाम, ज़्यादा पैदावार आप कैसे निकाल सकते हैं और टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो वैरायटी हैं, हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर बात करें तो जलवायु, भूमि, क्लाइमेट कंडीशन और राज्यों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो वैरायटी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। लेकिन भारत भर में काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में, सभी प्रकार की भूमि, सभी राज्यों पर इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। नंबर 1 सेमिनीज कंपनी की अभिलाष वैरायटी आती है, सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी आती है और साथ ही यूएस एग्री सीड्स की SW1504 अर्का रक्षक और यूएस एग्री सीड्स की 1508 और हिम सोना जैसी वैरायटी को दोस्तों आप लगा सकते हैं। टाइमिंग के ऊपर बात करें तो वैसे तो आप 12 महीने टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो सही समय है बरसात के लिए जुलाई से अगस्त, गर्मियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं 25-30 दिन पहले आपको पौधशाला तैयार करनी पड़ेगी, नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो टमाटर की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन काली भूमि, काली दोमट और चिकनी दोमट भूमि काफ़ी ज़्यादा टमाटर की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मृदा की पीएच वैल्यू 5 से 7.5 तक चल जाती है, अधिक एल्कलाइन है। तो जब खेत की तैयारी कर रहे हों सल्फर की पूर्ति करें और सस्ते पर जिप्सम है, SSP जैसी खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब खेत की तैयारी दोस्तों कर रहे हों। और खेत की तैयारी में 1 से 2 बार कल्टीवेटर, दक फैट तोतल से पहली और दूसरी प्लोइंग कराना चाहिए। खेत को एकदम समतल कराएं और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाली यंत्र रोटावेटर, हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना चाहिए। अब खेत की तैयारी आपने कर ली, कम से कम 40 से 45 दिन की तेज़ धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको वैड तैयार करानी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की जो वैज्ञानिक खेती है, मल्टी ड्रिप में जो खेती की जाती है वही जानकारी शेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो भी काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो रोग बीमारी आती हैं उनका उपाय, इलाज, नियंत्रण भी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। कुछ इस प्रकार जो खेत है एकदम समतल होना चाहिए, तारबंदी करा लीजिए और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए। तारबंदी के साथ साथ 5-7 फीट वाली ग्रीन नेट भी खींच लीजिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तापमान। तो टमाटर की क्रॉप के लिए जो टेम्परेचर है न्यूनतम 14 से 15 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। प्रति एकड़ सीड्स और प्लांट्स के ऊपर बात करें तो यदि आप 1 एकड़ पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। या फिर यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं, और प्लांटेशन भी 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक बेड पर सिंगल लाइन या फिर जिगजैग डबल लाइन पर। यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 8000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जिगजैग डबल लाइन पर पौधरोपण कर रहे हैं तो 16-17 हज़ार पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। साधारण तरीके से खेती करने पर प्लांट्स और सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ भी सकती है। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यानी जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। सबसे पहले यदि आप बड़े लेवल पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो सॉइल टेस्ट यानी मिट्टी की जांच जरूर करा लीजिए। इससे पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है या फिर डिफिशियंसी है। यदि भूमि हल्की है या फिर कम उपजाऊ है तो ऐसी कंडीशन पर जब आप बेड तैयार कर रहे हों DAP या फिर NPK 12-32-16 दोनों में से कोई एक 50 किलोग्राम, SSP पाउडर फॉर्म वाली 50 किलो, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम। और यदि दीमक की समस्या भी है तो फिर ऐसी कंडीशन पर फिप्रोनिल 0.3% GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम या फिर क्लोरपाइरिफास 1 लीटर। और साथ ही 2 से
2-3 ट्राली गोबर की खाद का इस्तेमाल करिए जब आप बेड तैयार कर रहे हैं। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो ड्रिप लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रिप एरीगेशन ड्रिप सिस्टम के ऊपर बात करें तो 16 mm ड्रिप को आप बिछवा सकते हैं एक बेड पर, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इसे बेड कहते हैं। एक बेड पर सिंगल लाइन पर आप ड्रिप बिछवा सकते हैं। मल्चिंग पेपर एक प्लास्टिक का कवर होता है जो कि मल्च कहते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, फसल व्यवस्थित रहती है और दोस्तों खरपतवार का जमाव बिल्कुल भी नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और मल्चिंग पेपर यदि आप 1 एकड़ में लगाएंगे तो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। प्लांट डिस्टेंस एंड मल्चिंग पेपर में जो होल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पौधरोपण करने से पहले मल्चिंग पेपर में होल्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्रिप को बचाते हुए। कुछ इस प्रकार गर्म कोयले को भर करके आपको 2 इंची मल्चिंग पेपर में होल्स करना चाहिए ड्रिप को बचाते हुए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि आप पौधरोपण कर रहे हैं तो टमाटर की आप पौधरोपण जिगजैग भी कर सकते हैं और सिंगल लाइन पर भी कर सकते हैं। यदि आप जिगजैग कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट और जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए, यानी एक बेड पर डबल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। तो इस कंडीशन पर 16,000 पौधे लगेंगे। सिंगल लाइन पर भी आप रोपण कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए। एक बेड पर सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। मल्चिंग पेपर में यदि आप जब होल्स कर रहे हों तो सिंचाई मत कीजिए। फिर जब मल्चिंग पेपर में होल्स हो जाएं फिर उसके बाद सिंचाई करिए, फिर पौधरोपण करिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं नर्सरी तैयार। अब नर्सरी तैयार करने की भी अलग अलग विधि हैं, मेथड हैं। सरल हों किसान भाई अपने घर में पौधे तैयार कर लें सस्ते पर, एकदम साधारण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से जड़ों का विकास हो। तो विधि अलग अलग हैं, साधारण विधि, बेड विधि, प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि, डिस्पोजल विधि। सबसे ज़्यादा फेमस है प्लास्टिक प्रो ट्रे विधि, जो कि काफ़ी व्यवस्थित तरीके से शानदार तरीके से पौधे तैयार हो जाते हैं प्रो ट्रे विधि में। तो प्लास्टिक प्रो ट्रे को आपको मार्केट से खरीद के लगाना है। आवश्यक सामग्री के ऊपर बात करें तो नारियल की खाद 25 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम, फंगीसाइड भी लेना है आपको, जैसे CM75 जैसी यूपीएल की साप आती है, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 150 ग्राम लेना है इसी कॉम्बिनेशन के साथ। ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम और प्लास्टिक जो प्रो ट्रे आती हैं दोस्तों, जो कि 100 से 104 होल्स वाली होती हैं, 75 से 80 पीस लगेंगी। तो उपयुक्त सभी खादों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है, प्लास्टिक प्रो ट्रे में भर देना है और एक एक बीजों की आपको बुआई कर देनी है। अब जो कोकोपीट आती है उसको ठीक तरीके से पानी में भिगो लीजिए, फिर उसके बाद मिक्स करिए वर्मी कंपोस्ट के साथ और उसके बाद ठीक तरीके से बीजों की बुआई कर दीजिए कुछ इस प्रकार एक एक बीजों की। और जैसे ही बीज ठीक तरीके से भर चुके हैं एक एक, उसके बाद मल्चिंग पेपर में 3-4 दिनों के लिए कवर करके रख दीजिए। गर्माहट हीट उत्पन्न होगी जिससे अंकुरण जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो फंगीसाइड जो है, यदि हमारी नर्सरी पर फंगस लग रहे हैं तो फंगीसाइड स्प्रे करनी पड़ेगी। जैसे M45 है, मैंकोजेब 75% है, 15 ग्राम से लेकर 30 ग्राम के आसपास 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। पीलापन की समस्या भी आ जाती है कभी कभी नर्सरी पर, तो 19-19-19 से आपको 15 लीटर पानी में 30 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए। सकिंग पेस्ट हैं, यानी रस चूसक कीट परेशान कर रहे हैं, लीफ माइनर है तो इमीडाक्लोप्रिड 17.8%, SL इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी 5 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे और नर्सरी जब तैयार आप कर रहे हैं तो झोपड़ी बना लीजिए या फिर कुछ इस प्रकार तंबू बना लीजिए। तो जो छाया है, मीडियम छाया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि दोस्तों इस प्रकार आप पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं तो जो नर्सरी है 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, बशर्ते प्रॉपर सुबह शाम आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर देखभाल करनी पड़ेगी। जब 4 से 5 इंच की नर्सरी हो जाए तब आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। प्लांटेशन के ऊपर बात करते हैं तो प्लांटेशन किस प्रकार करना चाहिए। 2 दिन पहले से लेकर आपको जिस दिन प्लांटेशन करना है उस दिन तक आपको 2-3 घंटे की ड्रिप से सिंचाई जरूर
करते रहें। फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए। जो आपकी नर्सरी है, अब नर्सरी इकट्ठी रहती है तो वहाँ पर आप इमीडाक्लोप्रिड है, कॉन्फिडोर है, थाइमोथोक्सोम है, इनका किसी भी एक कीटनाशक का या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि 10 दिन तक कोई भी स्प्रे नहीं जाएंगे आपकी फील्ड पर, तब तक हमारी फसल कीटों से प्रोटेक्शन रहे, फंगस से प्रोटेक्शन रहे। तो नर्सरी पर किसी भी कीटनाशक, नॉर्मल रेंज के कीटनाशक को स्प्रे कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधरोपण हल्के हाथों से करना चाहिए और मल्चिंग पेपर पर जो पौधे का तना स्टेम है वो टच नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आप पौधरोपण करें, पौधा एकदम सीधा हो। जब पौधरोपण आपने कर दी उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटे आप सिंचाई करिए। सिंचाई करने से जड़ें ठीक तरीके से मिट्टी को पकड़ लेती हैं, पौधा सूखता नहीं, डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आती है। अब पौधरोपण हमने कर दी, प्रॉपर सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन भूमि को जड़ें जल्दी पकड़ लें, पौधा जल्दी से जल्दी चाल पकड़ ले, बढ़वा ले ले, तो फिर उसके लिए ड्रेंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 2-3 ड्रेंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या फिर NPK घुलनशील खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग करने से काफ़ी अच्छी तरीके से जड़ों का विकास होता है। पौधरोपण करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जड़ों का विकास होना। जितनी ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, पौधा अपनी वनस्पतिक बढ़वार उतनी ही अच्छी लेने वाला है। तो जो फर्स्ट ड्रेंचिंग है रोपण से, जो भी हम बात करेंगे TP यानी ट्रांसप्लांट रोपण से 2 से 3 दिन के आसपास की फसल होती है, तो 200 लीटर आपको पानी लेना है और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और M45 फंगिसाइड मैंकोजेब 75% आपको लेना है दोस्तों, लगभग 500 ग्राम। इन दोनों को ठीक तरीके से घोल लेना है और जड़ों के पास प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। सेकेंड ड्रिंचिंग रोपण से 5 से 6 दिन के आसपास की फसल होती है, तो 200 लीटर पानी लेना है। NPK घुलनशील खाद 19-19-19 आपको 1 किलोग्राम लेना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 200 ग्राम से 500 ग्राम के मध्य, इनको दोनों को ठीक तरीके से टंकी में भर लेना है। फिर उसके बाद ड्रिंचिंग कर देना है फर्स्ट ड्रिंचिंग की तरह। अब अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। हमने पौधरोपण कर दिया, प्रॉपर पौधा बढ़वा ले रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण वर्क है वो है टमाटर की बंधाई। टमाटर की बंधाई करना, शाखाएं वाले टमाटर की वैरायटी ही हमने आपको बतलाई है, उनका चुनाव करना है और टमाटर की प्रॉपर बंधाई करिए। अब बंधाई करने से हार्वेस्टिंग करने में आसानी होती है। पौधा यदि मिट्टी के पास पड़ा रहता है तो काफ़ी ज़्यादा फंगस लगते हैं और फसल भी अस्त व्यस्त रहती है। उत्पादन कम से कम लगभग दोस्तों 80% ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलता है यदि आप टमाटर की बंधाई करते हैं। तो टमाटर की बंधाई बम्बू यानी बांस पर आपको करनी चाहिए। तो आवश्यक सामग्री के ऊपर बात कर रहा हूँ, संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहा है। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आवश्यक सामग्री के ऊपर बात करें तो बांस के टुकड़े अब कौन से मजबूत होना चाहिए, 1700 से 1800 बांस के टुकड़े 8 से 10 फीट लंबाई वाले और एकदम मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वजन आने पर टूटे ना और ख़राब नहीं होना चाहिए। सुतली बंधाई के लिए आवश्यकता अनुसार कम से कम ये मान लीजिए 40 से 50 किलोग्राम सुतली की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ में। प्लास्टिक की जो रस्सी आती, पैड वायर आवश्यकता अनुसार, और तार की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार आपको बंधाई करनी चाहिए। जब फसल ट्रांसप्लांट से 10 से 12 दिन की हो जाए तब बांस का स्ट्रक्चर यानी मंडप तैयार करना चाहिए। या पौधा की लंबाई 8 से 10 इंच के आसपास की हो जाए तब हमको स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। और टमाटर की फसल पर 7-8 बंधाई की आवश्यकता होती है, और या यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे पौधे की लंबाई होती जाती है उस हिसाब से दोस्तों हमको टमाटर की बंधाई करनी पड़ती है। तो टमाटर की बंधाई किस प्रकार करना है आइए समझते हैं। सबसे पहले कुछ इस प्रकार सब्बल की मदद से 15-15 फीट की दूरी पर आपको गड्ढे करना है और एक बेड पर डबल लाइन पर आपको बांसों को गड़ाना चाहिए। अर्थात बांस से बांस की दूरी 10 से 15 फीट, और ये मान लीजिए एक बांस से दूसरे बांस की जो एक बेड पर गड़ रहे हैं उनकी दूरी 2 फीट रखनी चाहिए, और एक बांस से अगले बांस की जो दूरी है वो 15 फीट के आसपास रखनी चाहिए। यदि बांस मजबूत है तो 15 फीट, थोड़ा कमज़ोर है तो 10 फीट आपको दूरी रखनी चाहिए। इसके अलावा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में कुछ इस प्रकार कैंची की आकृति में आड़े पर बांस लगाना है, जो कि
वजन को कंट्रोल करे, जिसे हम स्टे अथवा बांसों को आड़े में लगाने से जो वजन होता है वो कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम आपको बेड से लगभग 2 से 2.5 फीट ऊपर कुछ इस प्रकार जो पैड वायर रस्सी उसको खींचना है। उसके बाद जिग आपको बंधाई करनी चाहिए, यानी लेफ्ट साइड की जो रस्सी है राइट साइड का पौधा बंधाई करें और राइट साइड का जो पौधा है लेफ्ट साइड की रस्सी में बंधाई करनी चाहिए, यानी जिग बंधाई करनी चाहिए। आजू बाजू की जो रस्सी होती हैं लेफ्ट राइट बंधाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद इस प्रकार जो कि आप बंधाई देख रहे हैं, ये फर्स्ट बंधाई कंप्लीट हो गई। और हाँ, खरपतवार मुक्त फसल रखनी है। जितनी ज़्यादा टमाटर की फसल पर आप साफ सफाई रखेंगे उतनी ही व्यवस्थित तरीके से आपको बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, कीट मुक्त फसल को रखना है। टमाटर की दूसरी बंधाई, पहली बंधाई से लगभग 15 से 20 दिन बाद आपको सेकंड बंधाई करनी चाहिए। जो पहली रस्सी है दोस्तों उससे 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पर आपको दूसरी रस्सी पैड वायर को खींचना चाहिए और जो पैड वायर है वो 130 से 150 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको सीधी आपको बंधाई करनी चाहिए, सीधी यानी जो पौधा है वहाँ से एकदम जो टहनियाँ जो डालियाँ इस साइड उस साइड हो रही हैं उनको ठीक तरीके से पैड वायर में बांध दीजिए। एकदम सॉफ्ट हैंड से बंधाई करिए, रस्सी को ज़्यादा टाइट नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार टमाटर में ऊपर और अंतिम जो रस्सी है 5-6 फीट के आसपास में आपको खींचनी चाहिए और जैसे जैसे शाखाएं टहनियाँ बढ़ती जाती हैं उसी प्रकार टमाटर की बंधाई करनी चाहिए। टमाटर की अधिकतम ऊंचाई 5 से 6 फीट तक दोस्तों जाती है। उसके बाद जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है फिर बंधाई हमको प्रॉपर करनी पड़ती है। अब टमाटर की जो बंधाई करने में देरी नहीं करनी चाहिए और रोपाई के पहले ही बांस के जो टुकड़े हैं उनकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। प्लांटेशन और बंधाई सफाई हार्वेस्टिंग के लिए मजदूर समय में मिल जाने चाहिए। आवश्यक सामग्री जो टमाटर की बंधाई पर लगती है उसकी व्यवस्था मैनेजमेंट पहले ही कर लेना चाहिए। टमाटर की जो ऊंचाई है 5 से 6 फीट तक रहती शाखाएं वाली जो टमाटर होती, बांस मजबूत हैवी होना चाहिए और अपने अनुभव विवेक का आपको इस्तेमाल करके टमाटर की खेती करनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। सिंचाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किस प्रकार सिंचाई करनी चाहिए देखिए। गर्मियों के दिनों पर 4 से 5 दिनों के अंतराल पर फ्लैट एरीगेशन से ड्रिप से थोड़ा हल्का पानी देना पड़ता है, थोड़ा जल्दी यानी रोजाना या फिर 2-2 दिन का गैप रख के भी आप 1-2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई भूमि पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। यदि हल्की भूमि है थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी। काली मिट्टी थोड़ा सा अंतर रख के गैप रख के आपको सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो एकदम गीला या फिर जो मॉइस्चर्स है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जड़ों के पास एकदम थोड़ा सूखा कर भी पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट यह 2 ऐसे फंगस हैं जो कि हमारी टमाटर की फसल को 80% तक चौपट कर सकते हैं और पैदावार को भी 80% तक ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रॉपर आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीफ माइनर आता है तो कौन सी बीमारी आ सकती हैं, उनका इलाज किस प्रकार करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कीट प्रबंधन के ऊपर कि कौन कौन से कीट आते हैं। प्रमुख रूप से लीफ माइनर, मकड़ी जो कि येलो माइट्स और रेड माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, सफ़ेद मक्खी, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, थ्रिप्स, एफिड जैसिड, फ्रूट बोरर की समस्या आती है, नेमाटोड्स, बैक्टीरिया बेल्ट, लीफ कर्ल, लीफ स्पॉट, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, टमाटर क्रैकिंग की समस्या आती है और फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या, पीलापन की समस्या आती है। तो यह जो बीमारी हमने बताई, रोग डिजीज़ के नाम बताए, फंगस के नाम बताए, यह टमाटर की फसल में ही आते हैं। अब यदि कीट का प्रकोप हो जाता है या फिर फंगस का प्रकोप होता है तो उसे कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लीफ माइनर के लिए जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। मकड़ी माइट्स, रेड माइट्स हो या फिर येलो माइट्स हो, माइट्स की समस्या है तो इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन को आप चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सफ़ेद मक्खी जिसे हम वाइट फ्लाई कहते हैं, इसकी रोकथाम भी आप कर सकते हैं स्टार्टिंग पर अलग, और यदि प्रकोप बढ़ता है तो उसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन को चला सकते हैं। इसके अलावा थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, इन तीनों का प्रकोप है तो इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए। फल छेदक की समस्या आती है जो कि फ्रूटिंग स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे वो भी 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए और सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए।
इसके अलावा यदि ब्लाइट के ऊपर बात करें तो टमाटर की फसल पर पहले अर्ली ब्लाइट आता है, यानी जिसे अंगेती झुलसा कहते हैं। इनमें से कोई एक फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। लेट ब्लाइट आता है तो यानी जिसे पछेती झुलसा कहते हैं लेट ब्लाइट को, तो इनमें से कोई एक फंगिसाइड का आप स्प्रे कर दीजिए और बीच बीच में करते रहिए। बैक्टीरियल स्पॉट की समस्या आती है तो इसके लिए आपको जो डोज कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है इनको अप्लाई कर सकते हैं। पाउडर मिल्ड्यूड आता है, बैक्टीरिया बेल्ट आती है। अब बैक्टीरिया बेल्ट के लिए स्प्रे नहीं बल्कि आपको ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी। रोक फंगिसाइड या फिर बायर की एलेट की आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं और प्रिवेंटिव में जो ट्राइकोडर्मा आती है उसकी 200 लीटर पानी में मिक्स करके घोल करके आपको सॉइल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। टमाटर क्रैकिंग की यानी टमाटर फटने लगते हैं, इसके लिए बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट को ड्रिप से आप चला सकते हैं, जो कि डोज वीडियो पर देख रहे हैं। फल फूल की भी समस्या आती है, इसके लिए आप कॉम्बिनेशन देख ही सकते हैं। बढ़वार के लिए कोई एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर दीजिए। फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं या फिर फल झड़ने की समस्या आ रही है तो फिर कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप स्प्रे कर सकते हैं। टमाटर की फसल पर दोस्तों कम स्प्रे करने पड़े या फिर थोड़ा सा हमारी फसल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कीटनाशक का स्प्रे ना करना पड़े, तो इसके लिए प्रॉपर आप नीला और पीला स्टिकी जो ट्रैप आते हैं, ब्लू और येलो जो ट्रैप आते हैं, उनका आपको 1 एकड़ में 20 फीस इंस्टॉलेशन कराना चाहिए। इसके अलावा लाइट ट्रैप आता है, बीच बीच में गेंदे की 2-4 लाइन लगा दीजिए। प्रॉपर ग्रीन नेट खींच के प्रॉपर साफ सफाई रखिए। और खरपतवार कंट्रोल के लिए ज़्यादा बेहतर है कि रासायनिक की तुलना पर निराई गुड़ाई करें, साफ सफाई बनाए रखें और दोनों बेड के बीच में भी यदि खरपतवार उग जाते हैं तो वहाँ पर भी साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको स्टार्टिंग पर नीम ऑयल है, इमीडा क्लोरपेड है, एसिटाइमप्रेड है, इनके स्प्रे आप ले सकते हैं। बाकी जैसे जैसे फसल वृद्धि करती जाती है उस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल आवश्यकता अनुसार चलानी चाहिए। स्टार्टिंग पर महंगे कीटनाशक, फंगिसाइड या फिर टॉनिक स्प्रे की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहती है। यदि आप ऐसा करते हैं स्टार्टिंग पर ही, जब फसल छोटी स्टेज पर होती है, महंगे कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं तो फिर बाद में वही कीटनाशक काम नहीं कर पाती, कीटों पर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है। यह था दोस्तों स्प्रे शेड्यूल। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल। तो टमाटर की फसल पर यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांट से 45 दिनों के मध्य जो वनस्पतिक स्टेज रहती है, ऐसी कंडीशन पर 2 से 3 दिनों का अंतर रखना है। 1 दिन में एक खाद छोड़ना है, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इन खादों को छोड़ सकते हैं लेकिन 1 दिन में एक खाद, फिर 3 दिन का अंतर रखना चाहिए। टमाटर की फसल फूल की अवस्था में होती है तो फिर दोस्तों ये मान लीजिए 3-3 दिनों के अंतराल पर 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम की दर से आपको फास्फोरस युक्त खादों का या फिर जो खादें देख रहे हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। टमाटर की फसल पर जो थर्ड कॉम्बिनेशन है फल की अवस्था पर होती है तो इन खादों को आप 3 से 4 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में छोड़ना है, वो भी 4-4 दिनों की अंतराल पर ड्रिप सिंचाई से। तो जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन खादों को आवश्यकता अनुसार चला सकते हैं। जब फल की अवस्था पर टमाटर की फसल होती है तो पोटास युक्त खादों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फूल की अवस्था पर फास्फोरस और वनस्पतिक स्टेज में नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बीच बीच में फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर बोरॉन है, कैल्शियम नाइट्रेट है, माइक्रोन्यूट्रियन है, ह्यूमिक एसिड है, इनका भी बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। इस प्रकार यदि आप टमाटर की व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं तो जो उत्पादन है 1 एकड़ में 50 से 60 टन के आसपास आप 1 एकड़ से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, कम से कम। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि आप बंधाई करते हैं, मल्चिंग ड्रिप में खेती करते हैं, व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक खेती करते हैं तो 8 से 9 महीने बड़े आराम से टमाटर की फसल चल जाती है। बाजार भाव हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है, 5 रुपये से लेके 40-50 रुपये केजी तक का रेट देखने के लिए मिल जाता है। अब बाजार भाव किसानों के हाथ में नहीं है, किसानों के हाथ में है फसल तैयार करना। तो फसल कैसे तैयार करना चाहिए वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर कर रहे हैं। बाजार भाव के बाद दोस्तों हम बात करते हैं लागत कि यदि इस तरीके से टमाटर की खेती करते हैं तो कितनी लागत लगेगी। सभी जो खादें हैं, जो स्प्रे हैं दोस्तों, क्योंकि स्प्रे नहीं करेंगे तो टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, फंगस और रोग बीमारी
बीमारियों से ग्रस्त पौधा हो जाएगा। तो जो लागत लगने वाली है वो 1,40,000 से 1,50,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यदि 12 रुपये का रेट मिल जाता है यानी 1200 रुपये कुंटल और 60 टन यानी 600 कुंटल ही पैदावार मान लेते हैं, तो 1200 में 600 का इंटू कर देंगे तो 7,20,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। अब 1.5 लाख रुपये यानी 1,50,000 रुपये हम माइनस कर देंगे तो 5,70,000 रुपये के आसपास नेट प्रॉफिट आ गया। अब बाजार भाव और भी कम रहते हैं तो ये मान लीजिए कि आप 1 एकड़ से टमाटर की फसल पर 4 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं, सभी लागत को काट कर। तो टमाटर की एक ऐसी फसल है जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकती है, बशर्ते बाजार भाव अच्छे होना चाहिए, उत्पादन अच्छा होना चाहिए, टमाटर की फसल स्वस्थ होनी चाहिए और टमाटर की फसल पर लीफ माइनर भी आता है। तो इन सभी की रोकथाम, जो डिजीज़ आते हैं, जो बीमारी आती हैं, उनका इलाज बतलाया और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं किसानों के सामने जो भी फेस करनी पड़ती हैं, संपूर्ण जानकारी का ब्यौरा इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया। अब जो हमने मुनाफा बतलाया है यह बाजार भाव पर, उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अब कीमतें अच्छी होंगी तो आमदनी और भी बढ़ सकती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी डिटेल में दोस्तों शेयर की। वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।